ठंड में गरीब बूढ़े माँ बाप की भूख। कौशल्या आंगन में बैठकर ठंड में बर्तन धो रही होती है। तभी वहाँ पर कोमल आ जाती है और कहती है, अरे ये क्या, बड़े ही मल मल कर बर्तन धो रही हो। इतने आराम से धोगी तो कल सुबह तक भी नहीं धुलेंगे। अरे बहू, इतना अत्याचार मत कर हमारे ऊपर। इतने बड़े होने के बाद भी तू हमसे घर के सारे काम करवाती है। तभी मदन वहाँ पर जंगल से लकड़ियाँ काट कर ला रहा होता है। अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है और सारी लकड़ियाँ उसके सिर से नीचे गिर जाती हैं। वाह रे वाह, क्या बात है। एक को बर्तन धोने में दिक्कत है तो दूसरा लकड़ी लाते लाते आंगन में ही गिरा देता है। अरे इस घर में फ्री पोकट की रोटी खाने से अच्छा है कि थोड़े से काम कर लिया करो। अगर कुछ काम करोगे तो घिस नहीं जाओगे। अरे बहू, तू कैसी बातें कर रही है। मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। जो तू हमें सूखी रोटी देती है ना खाने के लिए, शायद उसकी वजह से हो रहा है। तो क्या तुम्हें घी से चुपड़ी हुई रोटियां दूंगी? अरे जो तुम्हारे नसीब में है उसे खाओ और आराम से घर के सारे काम करो। ऐसा कहकर कोमल घर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद मदन और कोमल दोनों बेचारे काम करने लगते हैं। ठंड की वजह से उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है और दोनों को बहुत तेज भूख लगती है। अजी अब मुझसे ये भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? रसोई में गए तो बहू को पता चल जाएगा और बहू हमारे ऊपर और अत्याचार करेगी। कौशल्या से रहा नहीं जाता, जिसके बाद कौशल्या रसोई में पहुंच जाती है, जहां वो अपने और अपने पति मदन के लिए 2 रोटी सेकने लगती है। लेकिन रोटी बनाते बनाते जब वो एक कटोरी में सब्जी डाल रही होती है तो ठंड के मारे उसका हाथ अकड़ जाता है और कटोरी अचानक से नीचे गिर जाती है, जिसके चलते घर में बर्तन गिरने की बहुत तेज आवाज आती है। हे भगवान, कौशल्या ये तुमने क्या किया? बहू ने यहाँ आकर ये सब देख लिया तो हमें घर से निकाल देगी। मदन इतना कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ कोमल पहुँच जाती है। हे भगवान, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? बहू, तूने आज हमें खाने के लिए रोटी नहीं दी, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही खाना बना लूं। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्या कहा? खाना बना रही थी या फिर खाने की चोरी कर रही थी? अरे मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा तो बस नहीं चलता। तुम दोनों मिलकर इस घर की एक एक चीज चुरा कर बेच दो। अरे बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला हम अपने घर में ही चोरी क्यों करेंगे? क्या कहा? तुम्हारा घर? अरे घर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा और विनय जी का है। इसका मतलब तुम दोनों मिलकर इस घर को हड़पना भी चाहते हो। इससे पहले मैं तुम्हें इस घर से ना निकाल दूं। कोमल उन दोनों के हाथों से रोटी छीन लेती है और कूड़े में फेंक देती है, जिसके बाद कोमल दोनों को धक्के मार मार कर घर से निकाल देती है। बहू, बहू ऐसा मत करो। इतनी ठंड में हम दोनों कहाँ जाएंगे? कुछ तो ख्याल करो। हम इतने बूढ़े हो चुके हैं कि खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, फिर भी तुम्हारे कहने पर हम घर के सारे काम करते हैं। हमें इस घर से बाहर मत निकालो बहू। आज के बाद इस घर की तरफ पलट कर भी मत देखना। चले जाओ यहाँ से तुम दोनों। कोमल अपने सास ससुर को घर से निकाल देती है। बेचारे दोनों मदन और कौशल्या चलते चलते एक कूड़े के खत्ते के पास पहुंच जाते हैं। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे जरा भी हम जैसे बूढ़े माँ बाप के बारे में नहीं सोचते। जब से हमारी बहू आई है, हमारे बेटे विनय ने भी हमारी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। अब तो बस अपनी पत्नी की ही सुनता है। दोनों रो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही विनय घर पर लौटता है, अपने माँ बाप को घर पर ना देखकर अपनी पत्नी से पूछता है, अरे कोमल, माँ और बाबूजी कहाँ हैं? अरे मुझसे क्या पूछते हो? कहाँ है? दोनों के दोनों कहीं घूम रहे होंगे, क्योंकि इस घर से चोरी जो करी है उन्होंने। क्या कहा? मेरे माता पिता ने चोरी की है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। हाँ हाँ, यकीन भी क्यों होगा, क्योंकि वो तुम्हारे माता पिता है। मैं तो दूसरे घर से आई हूँ, मेरी बातों पर थोड़ी विश्वास करोगे? अरे यार, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं जानता हूँ तुम सच बोल रही हो सकता है उन्होंने चोरी की होगी। चलो छोड़ो, जाने दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कोमल और विनय दोनों खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मदन और कौशल्या बेचारे ठंड में कूड़े खत्ते के पास बैठे होते हैं। तभी वहां पर एक होटल का आदमी आता है और कूड़ा फेंक कर चला जाता है, जिसके अंदर बचा कुचा खाना पड़ा होता है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, चलो हम यही खा लेते हैं। हाँ कौशल्या, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन हम ऐसे कूड़े से खाना खाएंगे?
हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अगर कुछ खाया नहीं तो भूख के मारे ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। कौशल्या और मदन दोनों उस कूड़े में से खाना बीनते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो उस कूड़े के आसपास पड़े हुए कुछ फटे पुराने कपड़े जो लोगों ने फेंक दिए होते हैं, वो उन दोनों कपड़ों को उठाते हैं और अपने ऊपर लपेट लेते हैं और चलते चलते एक पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं, कल अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे। तुम सही कहती हो, चलो यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। वो दोनों बेचारे उस पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवाओं में सो जाते हैं। रात भर उन दोनों को बहुत ठंड लगती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारते। अगले दिन जब सवेरा होता है, वे दोनों उठ जाते हैं। चलिए जी, चलकर देखते हैं, क्या पता उस होटल वाले आदमी ने आज दोबारा से होटल का कूड़ा निकाल कर वहाँ फेंका होगा। उसके अंदर कुछ ना कुछ तो खाने को होगा। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। जैसे ही वो दोनों कूड़े खत्ते के पास पहुंचते हैं, वहाँ वो होटल का आदमी आता है और कूड़ा फेंक कर चला जाता है। लेकिन उन दोनों के जाने से पहले ही वहाँ कुछ जंगली कुत्ते पहुंच जाते हैं और उस कूड़े में से खाना खाने लगते। हे भगवान, ये क्या, इन कुत्तों ने तो सारा खाना खा लिया। हमारी तो किस्मत ही खराब है। वैसे सही कहा है किसी ने, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। चलो, हमें कहीं और से अपने खाने का इंतजाम करना होगा। मदन और कौशल्या बेचारे जैसे तैसे करके लोगों से भीख मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें भीख नहीं देता। वो भीख मांगते मांगते हर जगह जाते हैं, लेकिन इतनी भीख मांगने के बाद भी कोई उनकी मदद नहीं करता। ये पापी पेट हमसे क्या कुछ नहीं करवा रहा है। इससे अच्छा तो भगवान हमें अपने पास बुला लेता। हिम्मत मत हारिए, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दोनों दिन भर खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ जाते, लेकिन उन्हें कोई खाना नहीं देता। शाम को वापस लौटते समय वो दोनों फिर से उसी कूड़े खत्ते के पास पहुंच जाते, जहाँ होटल का आदमी कूड़ा फेंक कर चला जाता है। वो दोनों तुरंत उस कूड़े में से बचा खुचा खाना निकाल कर खाने लगते हैं। तभी वहाँ से एक बहुत बड़ी गाड़ी जा रही होती है, जो मदन और कौशल्या को देखकर वहीं रुक जाती है। उस गाड़ी के अंदर से एक लड़का निकलकर बाहर आता है। हे भगवान, आप दोनों यहाँ पर इस कूड़े में से खाना क्यों खा रहे हो? विक्रम के ये पूछने पर कौशल्या और मदन दोनों रो पड़ते हैं, जिसके बाद कौशल्या और मदन दोनों मिलकर अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताते हैं। मेरे माता पिता मुझे जन्म देने के बाद ही एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे, लेकिन बदकिस्मती से मैं बच गया। तब से मैं माता पिता के प्यार के लिए तरस रहा था, और आपके बच्चों को तो आपकी कोई चिंता ही नहीं है, और उन्होंने आपको ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। क्या आप दोनों मेरे माता पिता बनकर मेरे साथ चलोगे? विक्रम के मुंह से ये बात सुनते ही कौशल्या और मदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों विक्रम के साथ उसके घर चले जाते हैं। विक्रम कौशल्या और मदन के अच्छे से देख रेख करता है और उन्हें बिल्कुल एक माता पिता का दर्जा देता है, जिसके बाद मदन और कौशल्या खुशी खुशी विक्रम के साथ रहने लगते हैं। शेफाली सिलाई मशीन पर बैठी हुई कपड़े सिल रही थी। तभी उसकी उंगली में मशीन की सुई चुभ जाती है और दर्द भरी कर्कश से वह कराती हुई कहती है, अम्मा, मेरा हाथ, अब शाम तक ये कपड़े सिलकर कैसे दूंगी? और जब तक चाची को रोज का 50 रुपए ना मिल जाए, वह मेरे पेट पर पाबंदी लगा देती है। पिताजी तो पहले ही मुझे छोड़कर चले गए थे, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। चाचा चाची को मेरी जरा भी परवाह नहीं है, बस तुम्हारी सिलाई मशीन ही मेरे पास सुखड़े सफर का सहारा है माँ। शेफाली सिलाई मशीन से अपनी बेहाली बयां ही कर रही थी कि उसका चाचा चंदीप चिल्ला पड़ता है, शेफाली, ओ शेफाली। जी चाचा जी। चाचा जी की चमची, तुझे कितनी बार कहा है ना कि सुबह सुबह अपनी सिलाई मशीन की खिटपिट मत किया कर। बेचारी तेरी चाची अकेले रसोई में लगी हुई है, कभी तेरा खुद से मन नहीं करता उनका हाथ बटा दूं? तुम्हारी चहेती लाडो रानी को अपनी मरी हुई माँ की सिलाई मशीन से फुर्सत मिले तब तो। मगर अरे अगर मगर को गोली मार। कान खोल कर सुन ले शेफाली, ये तुझे मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी, समझी? जी चाचा जी। सुन शेफाली, पकड़िए गगरी और नदी से पानी लिया। पानी को एक बूंद भी नहीं बचा। कामचोर करम जली। शेफाली झटपट से नदी पर आती है। आओ शेफाली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे वाह पिया, तुम तो आज मुझसे पहले ही नदी पर पधार पड़ी। पता नहीं पर इतने कम दिनों में ही तुम मेरे लिए अजीज हो गई हो।
पिया और शेफाली की दोस्ती नदी जितनी गहरी थी जिसे नापना मुमकिन ही नहीं था। जहाँ शेफाली अनाथ थी वहीं पिया बहुत ही गरीब थी। उसकी यह असमर्थता उसके फटे पुराने कपड़े और अस्त व्यस्त भेष से साफ झलकती थी। वह हमेशा नदी किनारे बैठकर घंटों बातें करती। पिया, तुमने अब तक नहीं बताया कि तुम कहाँ रहती हो। क्या आज तुम अपनी सहेली को अपने घर लेकर चलोगी? शेफाली, तुम्हारी सहेली का जीवन गरीबी के गड्ढे में धंसा हुआ है। मेरा घर अच्छा नहीं। तो क्या हुआ? इंसान की पहचान उसके आशियाने से नहीं बल्कि उसके अपनों से होती है। तुम्हारे पास परिवार है जिसका मोल मूंगों से बढ़कर है। बदनसीब तो मैं हूँ जिसका जीवन उस बंजारिन के जैसा है जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं। आज यहाँ तो कल वहाँ। खैर, बहुत देर हो गई है, अब मैं जाती हूँ। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। एक दिन अम्बा शेफाली के पास आकर कहती है, अरे ओ शेफाली, 1 सप्ताह बाद मेरी बेटी का ब्याह है। ये लहंगे का कपड़ा है। अपनी तरफ से गोटे सितारे अब मोती जड़कर सुंदर सा लहंगा सिल देना। जो खर्चा बैठे लहंगा सिलने के बाद बता देना। अगर लहंगे की बनावट अच्छी हुई तो मुंह मांगी कीमत दूंगी तुझे लहंगे की। ठीक है चाची। शेफाली को लहंगा सिलने के मिले सुनहरे मौके से उसकी आंखों में खुशी की बेला छिटक पड़ती है। तभी खिड़की पर खड़ी उसकी चचेरी चिडोकली दीपिका बोलती है, तुम चाहे कितने भी बारीक बनावट कर लो शेफाली दीदी, मगर मैंने तुम्हारे अरमान को मिट्टी में ना मिलाया तो मैं अभी दीपिका नहीं। हाँ। ऐसे ही समय गुजरता है। शेफाली बिना रुके लगातार लहंगे सिलने में लगी होती है। उसकी दिन रात की मेहनत रंग लाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने इतना लाजवाब लहंगा सिला है। अब बस ब्लाउज में हुक लगाना बाकी है। उस रात शेफाली लहंगे का काम खत्म कर देती है, मगर देर रात जाग रही दीपिका लहंगे को जगह जगह से काट देती है। शेफाली बिना देखे लहंगा लेकर अम्बा के पास आती है। हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा शेफाली, इतने महंगे लहंगे की जात मार दी। अब इसकी भरपाई तू करेगी? कल तक मुझे ऐसा ही लहंगा चाहिए वरना तेरी शामत ला दूंगी। शेफाली उस लहंगे को लेकर नदी पर भागी आती है, जिसके कुछ देर बाद पिया नदी पर आकर उससे पूछती है, क्या हुआ शेफाली, तुम रो क्यों रही हो? पिया, मेरे इतने दिनों की मेहनत जाया हो गई। दिन रात आंखें गड़ाकर मैंने ये लहंगा सिला था ना, जाने किसने काट दिया। शेफाली शांत हो जाओ, चलो आज मैं तुम्हें अपने घर घुमाने ले चलती हूँ। एकाएक पिया नदी में उतर जाती है, जिसके साथ वह एक सुंदर परी में परिवर्तित हो जाती है। तभी नदी के अंदर से सोने की सीढ़ियां बन जाती हैं और शेफाली परी के साथ अंदर चल देती है, जहां लहंगे के फाटक से होते हैं लहंगों की दुनिया में दस्तक देते हैं, जिसे देखकर शेफाली कहती है, ये कैसी नायाब नदी है जिसके अंदर जहां देखो लहंगे ही लहंगे हैं। कहीं पेड़ पर लहंगे लटके हैं और कहीं महल में बाहर लहंगे पैरों पे बने खड़े हुए हैं। शेफाली, ये जादुई लहंगा लोक है और मैं यहाँ की परी रानी हूँ, जो अक्सर नदी पर आने वालों लोगों को परखती है। केवल नेक दिल इंसान ही इस नायाब नदी के अंदर बसे लहंगों की दुनिया को देख पाने का सौभाग्य पाते हैं। आगे बढ़ो शेफाली और जितने लहंगे चाहिए ले लो, और जब भी तुम्हें जरूरत हो इस नायाब नदी के अंदर बसे लहंगों की दुनिया का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। शुक्रिया परी रानी। शेफाली खुश होकर खूब सारे लहंगे लेकर जादुई नदी से बाहर निकलती है और उन्हें बाजार में बेचने पहुंचती है। लहंगा ले लो, आ गया है बाजार में महंगे लहंगों का बम्पर धमाका। कोई भी लहंगा ले जाओ सिर्फ 500 में। शेफाली की बड़ी बुलाहट सुनकर बाजार में खड़ी लड़कियां भागती हुई लहंगों पर लपक पड़ती हैं। ये वाले ब्राइडल लहंगा कितने का है? सिर्फ 500 बहन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतना महंगा लहंगा इतने कम में? मुझे तो 4 लहंगे चाहिए। देखते ही देखते शेफाली के सारे लहंगे बिक जाते हैं और बड़ी कमाई उसके हाथ लगती है। अरे वाह, लहंगे बेचकर आज तो पैसों की रेल लग गई। शेफाली अपनी चाची को बेचे गए लहंगों की आधी कमाई दे देती है, जिसके साथ उसकी लालची चाची के सुर ताल बिल्कुल बदल जाते हैं। अब वह शेफाली को घर के काम में नहीं उलझाती और एक बार फिर शेफाली नदी में जाती है। अचानक पूरी नदी एक सुनहरी रोशनी में घुलने लगती है और नदी के गोते से सोने की चमचमाती सीढ़ियां बाहर निकल आती हैं और शेफाली अंदर आकर बड़े से लहंगे के फाटक से जादुई लहंगों की दुनिया में चली आती है। शेफाली, तुम यहाँ? हाँ परी रानी, मैं यहाँ से जितने भी लहंगे लेकर गई थी वो सारे बिक गए और अब तो चाची का बेरुखा बर्ताव भी बदल गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सब कुछ पैसा बोलता है। जितने लहंगे और चाहिए ले लो। इतना कहने के बाद शेफाली चारों ओर नजर दौड़ाती है।
जहां बहुत सारे लहंगे जुगनू के जैसे महल में रोशन हो रहे थे। शेफाली जल्दी से बहुत सारे लहंगे लेकर नदी से निकलकर बाजार की ओर बढ़ने लगती है। लहंगे ले लो, लहंगे, महंगे लहंगे सिर्फ 500 के सस्ते दर पर आ गया है बाजार में लाजवाब लहंगे का बम्पर धमाका सस्ते बजट में। इस तरह एक बार फिर शेफाली के सारे लहंगे बिक जाते हैं और उसे बढ़ चढ़कर कमाई होती है। दिन गुजरते जाते हैं और शेफाली पूरे अपने लहंगों के लिए छा जाती है और बहुत ही जल्द वह लहंगों का शोरूम खोल लेती है। एक दिन जब वह लहंगे बेचकर घर लौट रही थी कि रमणीक नाम का एक इंसान उसके आगे हाथ पसारता हुआ कहता है, जरा ठहरो बेटी, मेरी मदद करो। मैंने तुझे बाजार में भी देखा था मगर अपनी बात न रख सका। इस बदनसीब बाप की मदद करो बेटी। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कल मेरी बेटी का ब्याह है। अगर मैं उसके शादी के जोड़े का दाम नहीं जोड़ सका और बाजार में लहंगे इतने महंगे हैं, अब तुम ही बताओ मैं गरीब लाखों के महंगे लहंगे कैसे खरीद सकता हूँ, क्योंकि सारे पैसे शादी में पहले ही खर्च हो गए। मगर मेरे सारे लहंगे तो बाजार में ही बिक चुके हैं। कोई बात नहीं, आप चलिए मेरे साथ। शेफाली रमणीक को लेकर नदी में आती है और हर बार की तरह नदी से निकलती सीढ़ियों से गुजरते हुए वो लहंगों के दरवाजे से लहंगे की दुनिया में आती है, जहां चारों ओर कदम कदम पर सुंदर सुंदर लहंगे खड़े होते हैं। ऐसा नजारा देखकर रमणीक दंग होते हुए कहता है, ये नदी के भीतर कैसा निराला लहंगा लोग बसा है। आगे बढ़ो काका और जो भी लहंगा चाहिए हो उसे ले लो। इसके साथ ही रमणीक की नजर एक लाल रंग के गोटेदार लहंगे पर गड़ जाती है, जिसे लेकर वह दोनों नायाब नदी के बड़े जादुई लहंगों की दुनिया से निकल जाते हैं। इस तरह आगे भी शेफाली नदी में बसे जादुई लहंगे की दुनिया से लाचार लोगों की लगातार मदद करती नजर आती, जो उसकी दरियादिली को दर्शाता है।